नमस्कार साथियों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं एक सवाल के साथ, क्या चुनाव आयोग कानून से ऊपर हो सकता है क्या? क्या भारत में कोई संवैधानिक संस्था ऐसी हो सकती है जिसे पूरी जिंदगी के लिए सिविल और क्रिमिनल मामलों से इम्यूनिटी दी जाए, यानी कि उनके ऊपर कोई केस ही ना हो सके? ऐसी इम्यूनिटी दी जा सकती है क्या? क्या संसद एक ऐसा कानून बना सकती है जो ये कहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए कोई भी अदालत कोई मुकदमा नहीं चला सकती? यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या संसद एक ऐसा कानून बना सकती है? संसद क्या कोई ऐसा कानून बना सकती है जो ऐसा कहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी काम के लिए कोई भी अदालत कभी मुकदमा नहीं चला सकती, यहां तक कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कोई केस ना हो सके? यह कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। यह सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने भी है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 का जो कानून है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 का कानून, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उसकी जो सेक्शन 16 है उसको डायरेक्टली चुनौती दी गई है, जो इलेक्शन कमिश्नर को असाधारण आजीवन इम्यूनिटी देता है। असाधारण आजीवन इम्यूनिटी चुनाव आयोग को मिलती है, यह बात ध्यान रखिएगा। इस धारा 16 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक बड़ा संवैधानिक सवाल उठाया है, क्या इस तरीके की इम्यूनिटी भारत की संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं? आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी पूरे मुद्दे को कानूनी, संतुलित और स्पष्ट तरीके से समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और दूसरे कानूनी परीक्षाओं की। तो सबसे पहले समझते हैं मामले की पृष्ठभूमि क्या है। जहां तक मामले की पृष्ठभूमि की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये चुनाव आयोग को लेकर जो मामला आया है, उस केस का नाम है लोक प्रहरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ। लोक प्रहरी एक एनजीओ है, उन्होंने ये रिट पिटीशन फाइल की है। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2025 का केस है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं और बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। जो ये पीआईएल फाइल हुई है, जनहित याचिका दायर हुई है, ये सीधे तौर पर सीईसी एक्ट 2023, जो 2023 का जो कानून है इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, उसकी धारा 16 को चुनौती देता है। इस मामले की सुनवाई हो रही है चीफ जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा और जस्टिस जोयमाला बागची के द्वारा। लोक प्रहरी की ओर से एडवोकेट एस एन शुक्ला ने दलील दी है कि ये जो प्रावधान है, जो ये धारा 16 है सीईसी एक्ट की, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अभूतपूर्व और आजीवन कानूनी सुरक्षा देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इम्यूनिटी है उनकी रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहेगी। मतलब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर रिटायर भी हो जाएं तो उसके बाद भी उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, सिविल और क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों पर लागू होता है और ये सभी अन्य कानूनों पर भारी पड़ता है, उनको ओवरराइड करता है। इस वजह से यहां पर अब सवाल क्या उठ रहा है? सवाल यह उठ रहा है कि क्या इससे अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेही और कानून के शासन और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को नुकसान पहुंचेगा जब हम ऐसी इम्यूनिटी चुनाव आयोग या फिर किसी संवैधानिक संस्था को देते हैं। अब बात करते हैं धारा 16 के बारे में। जो ये सीईसी एक्ट की जो धारा 16 है, ये क्यों चैलेंज हुई है, इसको क्यों चुनौती दी गई है और क्या माजरा है, उसको समझते हैं। जो ये सीईसी एक्ट है, जो 2003 का जो ये कानून 2023 का जो ये कानून है, इसकी जो धारा 16 है, वो वास्तव में कहती क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, सेक्शन 16 के अनुसार, धारा 16 के अनुसार किसी भी अदालत को ये अधिकार नहीं होता। धारा 16 ये कह रही है कि किसी भी अदालत को ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सिविल या फिर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करे या जारी रखे जो वर्तमान में या फिर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर
रहा हो। यहां पर समझिएगा कि ये जो धारा 16 है ये कह रही है कि अगर कोई वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है या फिर पहले रह चुका है, तो उसके खिलाफ कोई भी अदालत सिविल या क्रिमिनल मामले की सुनवाई नहीं कर सकती और कोई मामला पहले से लंबित भी है तो अब उस पर सुनवाई जारी नहीं रहेगी इस कानून के आने के बाद। समझ रहे हैं? मगर यहां पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो धारा है ये भी कहती है कि अगर वो कार्य, बात या निर्णय जिसके बदौलत चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी भी अदालत के सामने सीईसी को लेकर या भूतपूर्व सीईसी या फिर इलेक्शन कमिश्नर को लेकर, उसने वो काम अपने ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान या फिर ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पर किया हो। मतलब कहने की बात है कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग, भूतपूर्व चुनाव आयोग, वर्तमान चुनाव आयोग को अगर उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के नाम पर भी कोई कार्य किया है, कोई निर्णय लिया है, तो ऐसे केस को लेकर, ऐसे मामलों को लेकर ना ही सिविल वाद चल सकता है कोर्ट के सामने, ना ही क्रिमिनल मामला चल सकता है। कानूनी भाषा में इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। कानूनी भाषा में इसका मतलब होता है कि इम्यूनिटी जो है वो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सुनवाई हो ही नहीं सकती, कोर्ट उस मैटर में दखल दे ही नहीं सकते। इम्यूनिटी उनकी पूरी जिंदगी के लिए है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी है। ये सेवा समाप्त होने के बाद भी लागू रहेगी और अदालतों का दरवाजा पूरी तरह बंद कर दिया गया है धारा 16 के द्वारा। ये जो साधारण ऑफिशियल प्रोटेक्शन से कहीं ज्यादा व्यापक और गहरी कानूनी सुरक्षा है। इसी कारण से इस प्रावधान को चुनौती दी गई है। अब बात करते हैं कि आपने धारा 16 बना दी, मुख्य चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त को आपने इम्यूनिटी दे दी लाइफ पूरी जिंदगी के लिए, मगर यहां पर कोई संवैधानिक समस्या है क्या? संवैधानिक समस्या भी तो होगी, तभी तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। आप बताइए, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? देखिए, जहां तक संवैधानिक समस्या की बात है उसको समझते हैं। सरकार ने इस कानून को सही ठहराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 का सहारा लिया है। पार्लियामेंट ने जब ये सीईसी एक्ट 2023 बनाया, और ये सीईसी एक्ट वही है जो सीईसी की अपॉइंटमेंट में प्रधानमंत्री और एक दूसरे केंद्रीय मंत्री और साथ में विपक्ष के नेता को शामिल करता है, और ये अनूप बरनवाल केस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के खिलाफ है, क्योंकि अनूप बरनवाल प्रोसेस केस में बोला था कि सीजीआई को भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये वही वाला 2023 का कानून है जिसके बारे में हम ऑलरेडी पहले काफी डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है? तो यहां पर आप समझिएगा, यहां पर क्या मुद्दा है, क्या सवाल है, वो सवाल क्या संवैधानिक समस्या है उसको समझिएगा। जब पार्लियामेंट ने या सरकार ने जब ये कानून बनाया सीईसी एक्ट 2023 का, तो इसको सही ठहराने के लिए जो इम्यूनिटी दी गई है चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्त को, तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 का सहारा लिया गया। और जो आर्टिकल 324 है वो सीधा संबंधित है चुनावों के संचालन, दिशा और नियंत्रण से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से। समझ रहे हैं? जो मैंने आपको ऑलरेडी अनूप बरनवाल का केस और उसके रिगार्डिंग पहले कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन असली समस्या यहां पर यह है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 2 केवल यह बताता है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है? वो आर्टिकल जो है वो ये नहीं कहता कि उन्हें आजीवन इम्यूनिटी दी जा सकती है, उन्हें जुडिशियल रिव्यू से बाहर किया जा सकता है, उन्हें कानून से ऊपर रखा जा सकता है। एडवोकेट एस एन शुक्ला की यह दलील महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 324 संसद को यह शक्ति नहीं देता है कि वो चुनाव आयोग को कानून के ऊपर रख दे, कानून के ऊपर बिठा दे, और यहीं से पूरा संवैधानिक टकराव शुरू होता है। मैं आपको देखिए, मैं पिछले 20 साल से कानून पढ़ रहा हूं और पिछले 14 साल से कानून पढ़ा रहा हूं। तो जो जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पर लागू होता है और आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते। जो भी प्रशासनिक डिसीजन लिया जाएगा वो हमेशा जुडिशियल रिव्यू के अधीन होता है। और जो ये सीईसी एक्ट बनाकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि जो जुडिशियल रिव्यू का यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो प्रिंसिपल है उसको थोड़ा हल्का किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ये सीईसी एक्ट है ये सीधे तौर पर क्या कह रहा है
ये कह रहा है कि चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों ने अपने कार्यकाल के दौरान कोई डिसीजन लिया है, कोई निर्णय लिया है, तो ऐसे कार्य के लिए, ऐसे निर्णय के लिए उनके खिलाफ कभी भी कोई केस नहीं चल सकता, ना सिविल चल सकता, किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकती, ना सिविल ना क्रिमिनल। अच्छा, सिर्फ कार्यकाल के दौरान नहीं, कार्यकाल के बाद भी, और यही समस्या है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये मामला उभर कर आया है। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, और आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे उसका? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी भी संवैधानिक संस्था को अदालतों से आजीवन छूट मिलनी चाहिए क्या? क्या किसी भी संवैधानिक संस्था को अदालतों से आजीवन छूट मिलनी चाहिए? कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताइएगा आपका जो भी विचार है, हां या नहीं। या फिर आपका एक तीसरा विचार है कि सिर्फ लिमिटेड इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, कुछ मैटर्स पर ही मिलनी चाहिए, आपको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देनी चाहिए। इसका जवाब इस बात को दिखाएगा कि जनता अकाउंटेबिलिटी को कैसे देखती है, जवाबदेही को कैसे देखती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट ऐसे मामलों के लिए, सुप्रीम कोर्ट का पहले का निर्णय। एक एमएस गिल केस है सुप्रीम कोर्ट का। उस मामले में एक मजबूत आधार सुप्रीम कोर्ट ने, एक पुराना संविधान पीठ का फैसला है एमएस गिल का, उसमें वो केस इस पूरे मसले पर एक बेहतर दृष्टांत हो सकता है और एक पूरा मजबूत आधार हो सकता है इस केस के लिए। इलेक्शन कमीशन, और जिस केस के अंदर कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी संस्था नहीं है जो अपने आप में कानून बन जाए, समझ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी संस्था नहीं है जो अपने आप में कानून बन जाए, और अनुच्छेद 324 के तहत जो चुनाव आयोग को जो शक्तियां मिली हुई हैं, वो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। मतलब जो हमारे संविधान के अंदर, संविधान सभी को पता है कि संविधान सबसे ऊपर है, और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उसी के अंदर आएंगी, ठीक है? और जो इलेक्शन कमीशन है के फैसलों पर जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है वो हमेशा उपलब्ध रहेगा। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो हमारे संविधान का एक बेसिक हिस्सा है, और वो जो संविधान की मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो मतलब जुडिशियल रिव्यू को आप कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते। तो यहीं से मसला आता है, जब एमएस गिल के केस में भी ये बोला था कि जो आर्टिकल 324 के तहत मिली जो चुनाव आयोग की शक्तियां हैं वो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, और संवैधानिक सीमा के अंदर जुडिशियल रिव्यू भी आता है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर जुडिशियल रिव्यू हमेशा उपलब्ध रहेगा और रहना चाहिए, ऐसा एमएस गिल के केस में बोला था। अब यहां पर जो पेटिशनर की तरफ से एडवोकेट पेश हुए हैं इस प्रेजेंट मामले के अंदर, एडवोकेट शुक्ला ने एक बहुत तीखी तुलना रखी है कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी आजीवन इम्यूनिटी नहीं दी है, समझ रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि जब हमारे देश के अंदर जो हमारा संवैधानिक हेड है, कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। जब हमने राष्ट्रपति को भी पूरी जिंदगी की इम्यूनिटी नहीं दी है, तो हम चुनाव आयोग को कैसे पूरी जिंदगी की इम्यूनिटी दे सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान निर्माताओं ने प्रेसिडेंट और इवन गवर्नर को भी आजीवन इम्यूनिटी नहीं दी है, प्रधानमंत्री को तो दी ही नहीं है, समझ रहे हैं? लेकिन जो ये सेक्शन 16 है सीईसी एक्ट का, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 का, इसका जो 16, इसकी जो धारा 16 है, वो चीफ कमिश्नर को उनसे भी यानी कि राष्ट्रपति से भी कहीं ज्यादा प्रोटेक्शन दे रही है कि इनकी रिटायरमेंट के बाद भी इनके खिलाफ कोई सिविल और क्रिमिनल मामला नहीं चल सकता किसी ऐसे निर्णय को लेकर जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हो। यही विवाद का विषय है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब बात करते हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान रुख क्या है, उसको भी समझिएगा। देखिए, सेक्शन 16 पर रोक लगाने से कोर्ट ने डायरेक्टली एक बार तो इनकार किया है, लेकिन अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है। अभी एक जब पूरी मामला सुना जाएगा उसी के बाद तो कोर्ट डिसीजन देगी ना। लेकिन एक अहम सवाल पर नोटिस जारी किया गया है चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्तों को और मुख्य चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को भी और चुनाव आयोग को भी। इस कोर्ट ये जांच करना चाहता है कि क्या इस तरीके की जो इम्यूनिटी दी गई है,
भारत की संवैधानिक व्यवस्था के भीतर दी जा सकती है या नहीं। मतलब कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और उसके साथ-साथ चुनाव आयोग से भी मांगा है कि जिस तरीके से जो सीईसी एक्ट की धारा 16 चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग को इम्यूनिटी देती है, क्या ऐसी इम्यूनिटी हमारा संविधान अलाउ करता है या नहीं करता है? कोर्ट ने यहां पर यह भी नोट किया है कि जो धारा 16 है, सेक्शन 16 है, वो ओरिजिनल बिल का हिस्सा नहीं थी। मतलब जो सीईसी एक्ट 2023 आया है, जब ये ओरिजिनल बिल कोर्ट के पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया था, उसमें ये धारा 16 नहीं थी। इसको बाद में जोड़ा गया है और इस पर जो है, इसमें अंत में जोड़ा गया है और इस पर पर्याप्त जो है संसदीय बहस भी नहीं हुई है इस मामले के अंदर। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है, क्या उठता है सवाल? सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून बनाने की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी और इंटेंट की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं? इस मामले पर सुनवाई जारी है और अंत में हम अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने का नहीं है, बल्कि ये मामला है स्वतंत्रता और जवाबदेही के संतुलन का। फ्री और फेयर इलेक्शंस की रक्षा करने का और यह सुनिश्चित करने का कि कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगी। मतलब समझिए, आप यहां पर समझिए इस धारा 16 का क्या है। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गड़बड़ी हुई है। मान लीजिए किसी चुनाव के अंदर बेतहाशा गड़बड़ी हो जाती है। मान लीजिए चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, उसके अंदर बेतहाशा गड़बड़ी होती है और उसके अंदर बेतहाशा धांधली होती है और चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया एसआईआर कराने का। तो ये धारा है, ये कहती है कि कभी भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयुक्त के ऊपर कभी भी कोई केस नहीं हो सकता, चाहे उनकी गलती ही क्यों ना हो। बशर्ते क्या है कि उन्होंने जो वो कार्य किया है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की कैपेसिटी में किया है। तो यही इंपैक्ट है, यही सवाल बड़ा है कि क्या कोई संवैधानिक संस्था संविधान से ऊपर, संविधान की सीमाओं से ऊपर हो सकती है? क्या उसको ऐसी प्रोटेक्शन दी जा सकती है जिस पर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है? इस केस का जो अंतिम फैसला होगा, वो ये तय करेगा कि संवैधानिक संस्थाओं की अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या जवाबदेही होनी चाहिए, संसद की विधायी शक्ति कितनी है और भारत के चुनावी ढांचे का भविष्य तय भी ये फैसला आने वाले समय के अंदर करेगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है, ये पूरा होता है। अगर आपको ये सेशन 1% भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण लीगल एनालिसिस करते रहते हैं और आप हमें सपोर्ट करिएगा सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप के माध्यम से। आपका कोई सवाल है, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सेशन में।